जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर के आए, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रैक्टिस सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने जीके जीएस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि जीके जीएस में अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया है तो आरपीएफ कांस्टेबल बनने का सपना आपका पूरा हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका की शैलाश्रय? तो ये प्रसिद्ध है भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से, यानी एक का डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो बताओ कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे और महत्वपूर्ण विशेषता वो थी ईंट के बने भवन, यानी दो का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि बिंबिसार डॉट डॉट का शासक है था। तो बिंबिसार ये कहाँ का शासक था ये आपको बताना। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिंबिसार या मगध का शासक था। 3 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो बताओ किसने गुलाम वंश की स्थापना की थी ये आपको बताना है। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम वंश का संस्थापक था, यानी 4 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं आता है? 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से ये ताम्र पाषाण नहीं आता है। 5 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि अकबर के शासन काल में डॉट डॉट मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। तो वित्त मंत्री आपको बताना है कि उस समय कौन वित्त मंत्री थे अकबर के शासन काल में। छठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये थे राजा टोडरमल, यानी 6 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, सातवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ये आपको बताना फटाफट से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जितने भी लोग बता रहे हैं गोवा मुक्ति आंदोलन, 7 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न आ जाता है कि डॉट डॉट में एक प्रमुख काया पलट हुई जिसने ब्रिटिश शासनकाल की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है स्वतंत्रता का पहला युद्ध ये आपको बताना है। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा, फटाफट से आप लोग बताइएगा। तो जितने भी लोग बता रहे हैं कि 1857 में एक प्रमुख काया पलट हुई। ठीक है, यानी 8 का जितने भी लोग बी ऑप्शन दे रहा है उन सबका ये राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, 9वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्रित होने के लिए विवश किया था? तो बताओ ये किसने किया था? 9 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा? तो जितने भी लोग बता रहे हैं रॉलेट अधिनियम, यानी 9 का ए ऑप्शन देने वाले करेक्ट आंसर है हो जाएंगे। 10वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले डॉट डॉट द्वारा शुरू की गई थी। तो बताइए कब शुरू की गई थी भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली? 10 का राइट आंसर क्या हो जाए? तो मार्ली मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के द्वारा शुरू की गई थी। 10 का डी ऑप्शन देने वाले सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 11 कि निम्नलिखित में से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में
उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार अधिकारी नहीं होता है। यानी 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी रिट जारी की जाती है? तो ये रिट की जाती है अधिकार परीक्षा। कौन सी? अधिकार परीक्षा, यानी 11 का सी ऑप्शन देने वाले सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? बताओ कौन है? तो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की जो शर्तें हैं और इसका जो सक्षम प्राधिकारी है वो संसद है। यानी 12 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ये कौन तय करता है? 13 का आंसर आपको देना है। तो ये लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है। यानी 13 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 14 प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा डॉट डॉट को उनके पद से हटाया नहीं जा सकता है। तो इनमें से किसे महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है? 14 का आंसर आपको देना है। तो प्रधानमंत्री पर महाभियोग नहीं लगता है। 14 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15 प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सच नहीं है? तो बताओ कौन सा तथ्य वो सच नहीं है राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जितने भी लोग बता रहे हैं राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है, ये सही नहीं है। यानी 15 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? तो बताओ कौन सा है एक राजनीतिक अधिकार है? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मतदान करने का ये अधिकार ये एक राजनीतिक अधिकार है। 16 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17 प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? तो कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? 17 का आंसर आपको बताना है। तो इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये दो शब्द जोड़े गए थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। 17 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18 प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा है? बताओ कौन से क्षेत्र से जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध है? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिग बैंग सिद्धांत से संबंध रखते हैं जॉर्ज लेमेत्रे। 18 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि किस खगोलीय पिंड को 2006 तक ग्रह माना जाता था और उसके बाद इसे ग्रह नहीं माना जाता है? तो बताओ किसे नहीं माना जाता है अब? क्योंकि 2006 तक इसे ग्रह की श्रेणी में रखा गया था। तो ये एम या प्लूटो को रखा गया। 19 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है कि प्रमुख खनिज घटक के रूप में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट वाले सेल को क्या कहते हैं? तो बताओ इन्हें क्या कहते हैं? 20 का आंसर आपको बताना है। तो इन्हें चूनामाई चट्टान कहा जाता है। क्या? चूनामाई चट्टान। 20 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है जो संख्या 21 है आपके सामने कि पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है? तो बताओ कौन सा सही क्रम है? 21 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका जो सही क्रम है वो है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल। यानी 21 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 22वां प्रश्न है आपके सामने कि तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? बताओ कौन से देश में ये तकला मरान मरुस्थल पड़ जाता है? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये चीन में पड़ता है। 22 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि भारत एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के डॉट डॉट भाग में फैला है। तो बताओ ये कितने भाग में फैला है? 23 का आंसर आपको बताना है। तो भारत इसका जो पूरे एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भूभाग भू क्षेत्रफल का 2.3% भाग में फैला है। यानी 23 का ए आंसर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आपको भारत का क्षेत्रफल जरूर बताना है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि गुरु शिखर डॉट डॉट के
अरबुदा पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है? तो बताओ कौन सा है 24 का आंसर? तो ये राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का सी ऑप्शन। 25वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य में गोइचाला दर्रा स्थित है? तो कहाँ पर ये गोइचाला दर्रा पड़ जाता है? 25 का आंसर आपको बताना है। तो जो गोइचाला दर्रा है, ये सिक्किम में स्थित है, यानी 25 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किन दो नदियों का एक समुच्चय अपने अपने समुद्र में गिरने से पूर्व विश्व के सबसे बड़े मुहाने का निर्माण करता है? तो कौन करता है विश्व के सबसे बड़े मुहाने का निर्माण? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र करते हैं। 26 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं। मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या कारण है? तो किसका कारण की वजह से मिट्टी लाल होती है? तो ये फेरिक ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा की वजह से लाल होती है। 27 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि अर्थशास्त्र में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताओ अर्थशास्त्र के बारे में से कौन सा कथन गलत है? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर चारों शो रहा है। तो लंबे समय में सभी इनपुट नियत होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। 28 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करो और ज्यादा से ज्यादा आपको सपोर्ट कीजिएगा। लगातार मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर प्रश्न करा रहा हूँ जो हर एक एग्जाम के हैं। 29वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का डॉट डॉट सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है? तो कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है दूसरा। 29 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न आ जाता है कि देश के मौद्रिक प्राधिकरण की कुल देयता को डॉट डॉट कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? 30 का आंसर आपको देना है। तो इसे कहा जाता है बेस मनी, यानी 30 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि एक स्वस्थ समाज के लिए जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं का वितरण क्या होना चाहिए? तो बताओ कितना होना चाहिए वितरण? तो एक स्वस्थ समाज के लिए जनसंख्या में पुरुष और महिलाओं का जो वितरण है वो होना चाहिए पुरुष और महिला की बराबर संख्या, यानी 31 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मांग निर्धारक नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन है जो मांग निर्धारक नहीं है? 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विक्रेता की रुचि और पसंद ये एक मांग निर्धारक नहीं है। 32 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने और यहाँ पर आपको देखो मिलान करना है। देश के विभिन्न हिस्सों में नव वर्ष को अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो इसका मिलान करना है कि कहाँ पर किया जाना जाता है। 33 का आंसर आपको बताना है। तो चलिएगा, तो बिसु बिसु ये केरल में जाना जाता है, ठीक है, नववर्ष है जो बिसु केरल के। अब उसके बाद पुथुंडू, तो पुथुंडू ये तमिलनाडु का नववर्ष है। गुड़ी पड़वा, तो गुड़ी पड़वा ये महाराष्ट्र का है और पोइला बोसाइक ये पश्चिम बंगाल का है, यानी दूसरा। तो डी का दूसरा है वो कौन से विकल्प में? तो डी का दूसरा ये सी वाले विकल्प में। तो 33 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? कौन से संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? 34 का आंसर आपको देना है। तो ये हारमोनियम में होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से रोहिंग्या मुसलमान डॉट डॉट के मूल निवासी है? तो कहाँ के ये मूल निवासी है रोहिंग्या मुसलमान? 35 का आंसर देना है। तो ये म्यांमार के हैं। 35 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार भारत में निम्न में से किस वैज्ञानिक संस्था द्वारा प्रति वर्ष दिया जाने वाला एक विज्ञान पुरस्कार है? तो ये कौन संस्था द्वारा दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा दिया जाता है। 36 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 37वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताओ कहाँ पर पड़ जाता है? तो इसका जो मुख्यालय विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का ये है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 37 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि
कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है? तो बताओ कौन से देश के द्वारा ये 5 बार की गई है? अर्थ इसका आंसर आपको देना है। तो 5 बार है वो ऑस्ट्रेलिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है। अर्थ इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। चलेगा 39वां प्रश्न है कि भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम पर दर्ज है? तो ये किसके नाम पर है? तो सबसे कम आयु में शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का जो रिकॉर्ड है और ये दर्ज है डी गुकेश के नाम पर। 39 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा 40वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि 2022 एशियाई खेलों का आयोजन डॉट डॉट में हुआ है। तो कहाँ पर हुआ था 2022 में एशियाई खेलों का आयोजन? तो ये हुआ था होंगझोंग में, यानी ये चीन का एक शहर है। 40 का बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 41वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया, तो किसे मिला था भारतीय मूल का निवासी और शांति का नोबेल पुरस्कार? 41 का राइट आंसर, तो ये कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 42वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कौन से क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है? 42 का आंसर आपको बताना है। तो ये मिलता है सिनेमा के क्षेत्र में। बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 43वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि रेसी स्टिंग्स की यूनिट क्या है? तो बताओ इसकी यूनिट क्या है? 43 का राइट आंसर। इसकी जो यूनिट है वो ओम है। 43 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 44वां प्रश्न आ जाता है कि उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। बताओ वो क्या है? 44 का आंसर क्या हो जाएगा? तो वो शक्ति है। क्या शक्ति है? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 45वां प्रश्न है किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? बताओ इन्हें क्या कहते हैं? तो किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। 45 का बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 है आपके सामने कि द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित अनुपात क्या है? तो बताओ कितना है? तो इनका जो अनुपात है वो है 14.3। 46 का बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 47वां प्रश्न है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक है नाभिक में मौजूद डॉट डॉट की संख्या के बराबर होता है? तो बताओ किसकी संख्या के बराबर होता है? 47 का आंसर क्या हो जाएगा? तो का प्रोटॉन तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद प्रोटॉनिक संख्या के बराबर होता है। नहीं 47 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाए किसी भी तत्व का हो। 48वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि सोरोलॉजी डॉट डॉट का अध्ययन है। तो सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सोरोलॉजी में अध्ययन किया जाता है छिपकली का। 48 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 49वां प्रश्न है आपके सामने कि फ्लोएम डॉट डॉट के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। तो फ्लोएम ये फ्लोएम वाहिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से सबसे मिलकर के बना हुआ है। यानी 49 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 50वां और अंतिम प्रश्न है जीके जीएस का कि एलील होते हैं। तो एलील ये क्या होते हैं? तो जीन का वैकल्पिक रूप होते हैं एलील। 50 का बी ऑप्शन वो राइट आंसर है हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।